जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। सपने झूठे भी सच्चे भी। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव जी ने हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी, जो अभी भी है और गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग डेली आते हैं और दर्शन करते हैं। वहाँ पर रहने खाने हर एक चीज़ की ही बहुत सुविधा है, जो बिल्कुल फ्री में है। गायत्री मंत्र का हवन होता है, वहाँ पर जाप होता है, संस्कार होते हैं, विवाह शादी होते हैं, जिनमें कोई भी एक पैसा खर्च नहीं होता है। यह संस्था बहुत ही अच्छी खोली हुई है, जो कि हरिद्वार में है। सपने सच्चे भी झूठे भी। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि नशे में पड़ा हुआ अथवा भय एवं भ्रमग्रसित व्यक्ति जिस प्रकार कुछ का कुछ देखने लगता है, वही बात सपनों में भी होती है। अनुभूति विकृत भले ही हो, पर उसका कुछ आधार तो होता ही है। रस्सी का सर्प, झाड़ी का भूत दिखना भ्रमग्रस्त स्थिति में संभव है, पर उसमें सादृश्य का कुछ आधार हुआ ही। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भूतकाल की घटनाएं और जागृत अवस्था के अनुभव दोनों मिलकर सपनों की चित्रकला का सर्जन करते हैं। कोलोरेडो विश्वविद्यालय में कुमारी डोरोवी मार्टिन और फ्रांसिस स्ट्रीविक तत्वाधान में 3000 स्वप्न दर्शियों द्वारा देखे गए सपनों का 1 वर्ष तक निरंतर विश्लेषण किया। इस प्रयोग में करीब 300 विश्लेषणकर्ता मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए गए। ऐसे ही प्रयोग डॉक्टर लुसीन वार्नेर के तत्वाधान में हुए और उसमें 250 स्वप्नदर्शियों ने भाग लिया। विश्लेषणकर्ता के रूप में मनोवैज्ञानिक महिला मिल्डर्ड सेविला ने भाग लिया। यद्यपि देखे गए सपनों में से 1/3 के कुछ निष्कर्ष निकाले जा सके। उससे इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाया गया कि प्रयत्न करने पर अधिकांश सपनों के आधार को ढूंढ निकाला जा सकता है और उससे मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है। जिस प्रकार शरीर शास्त्री मूल, मल, मूत्र, थूक, रक्त आदि का एक्सरे फोटो विश्लेषण करके रोगी की स्थिति का पता लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार सपनों के माध्यम से मनुष्य की अविज्ञात सूक्ष्म परिस्थितियों को जाना जा सकता है। विशेषतया मानसिक विश्लेषण में तो उससे अधिक सहायता मिल सकती है। निद्रावस्था में निश्चेष्ट शरीर पर पड़ने वाले छोटे छोटे प्रभाव कई बार उस घटना को अति विस्तार देकर सपन बन जाते हैं। जैसे सपने में बर्फीले पहाड़ या ठंडे तूफान में फंस जाने का सपन। इस कारण भी हो सकता है कि शरीर पर से कंबल खिसक जाए और ठंडी हवा का झोंका शरीर पर अपना प्रभाव डाल रहा हो। घर में चूहिया की खड़बड़ कानों को सुनाई पड़े और हो सकता है वह बादल गरजने की तरह सपना बन जाए। असुविधाजनक बिस्तर पर सोना, खटमल पिस्सवों और मच्छरों का काटना, अधिक भोजन कर लेने से पेट पर पड़ने वाला दबाव गहरी निद्रा में रुकावट डालते हैं।
और अधूरी एवं उचटी हुई नींद में असुविधाजनक कष्टकर दृश्य दिखाने वाले सपने दिख जाते हैं। मन पर जो चिंता, भय, निराशा या वियोग, व्यथा सवार हो वही उलट पलट कर सपना बन सकती है। कोई किसी स्वजन संबंधी की मृत्यु ने यदि मन पर गहरा प्रभाव डाला है तो वह बार बार सपने में दिखाई पड़ सकता है। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और आत्महीनता की भावना के कारण जो असंतोष रहता है उसकी तृप्ति अपनी या अपने किसी संबंधी की विजय एवं उन्नति के रूप में दिख पड़े तो समझना चाहिए अपना समाधान आप करने के लिए अचेतन मन सपने की सुनहरी नगरी बसाकर अपने को बहलाने का प्रयत्न कर रहा है। किसी शत्रु को हानि पहुंचाना या आशंकित आपत्ति का किसी डरावने रूप में आ खड़े होना जैसे सपने अपनी ही मकड़ी के बुने हुए जाल या ताने बाने हैं। डॉक्टर फ्रायड ने सपनों की गंभीर समीक्षाएं की हैं और उन्हें अधिकांश मन में दबी हुई वासनाओं की अवचेतन मन में काल्पनिक स्थिति माना है। फ्रायड का कथन है कि मनुष्य दिन भर अनेक तरह की इच्छाएं किया करता है, किंतु साधनों के अभाव, सामाजिक प्रतिबंध, कानून के भय आदि के कारण वह इच्छाएं पूरी नहीं हो कर पाता। मन स्वप्न अवस्था में इन दमित इच्छाओं की ही मनचिति किया करता है। इस संबंध में निस्संदेह फ्रायड के तर्क और प्रस्तुत घटनाएं जोरदार हैं। हमारे अधिकांश हल्के स्वप्न सचमुच शरीर को गड़बड़ी मन की दबी हुई इच्छाओं के घोतक होते हैं, किंतु इस तरह के उदाहरण के बाद जैसा कि इस लेख की आरंभिक पंक्तियों में दिया गया है, फ्रायड ने स्वीकार किया है कि स्वप्न का संसार दृश्य जगत तक और मन की स्थूल वासना जन्य कल्पनाओं तक सीमित किया जाना भूल ही होगी। अलबत्ता हम यह नहीं जानते कि जो स्वप्न भविष्य में हूबहू सत्य हो जाते हैं उनका रहस्य क्या है। स्वप्न में मनुष्य अपने आप को उड़ता हुआ देखता है। फ्रायड ने उत्तर दिया, चिड़ियों को, जहाजों को उड़ते देखकर मन में स्वयं उड़ने की इच्छा आई होगी, पर मनुष्य शरीर से उड़ना संभव न होने के कारण वह इच्छा जागृत अवस्था में दब गई और स्वप्न उसी ने उड़ने का रूप ले लिया। स्वप्न में मनुष्य ऊपर से गिरता क्यों अनुभव करता है? फ्रायड की बुद्धि ही तो थी। बुद्धि तो समुद्र की सतह तक की खोज कर लाती है। फिर इस प्रश्न का तुक्का मिलाना उसके लिए कितनी बड़ी बात थी। फ्रायड बोले, मनुष्य बंदरों की संतान है। बंदर जंगलों में रहते थे और पेड़ों पर सोते थे। कभी उन्हें अच्छा आसन नहीं मिल पाता था तो वे सोते सोते जमीन पर गिर जाते थे। बंदर से विकसित होकर मन मनुष्य बन पाया, पर उसके संस्कारों में छाया वह पेड़ से गिरने का भय न गया। उसी भय का परिणाम है कि मनुष्य सोते समय गिरने का दृश्य देखता है। डॉक्टर फ्रायड की बातें सर्वथा निराधार नहीं। मन की अपनी कल्पनाएं बेहिसाब हैं और मानसिक कल्पनाओं का महत्व भी कम नहीं। हमारी ज्ञात अज्ञात कल्पनाएं स्वप्न जगत का सर्जन करती हों तो आश्चर्य है, लेकिन सपनों का संपूर्ण क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं। वस्तुतः यह सीमा मनोविज्ञान की है। जो लोग मन की दौड़ व्यक्ति के शरीर से जुड़े परिचित संसार तक ही सीमित मानते हैं, वे अवचेतन मन की भी अधिकाधिक परिधि परिवेश तक ही मानेंगे। उससे आगे भी मन जा सकता है। जो स्थूल शरीर ने कभी देखा न सुना, उसका भी वह अनुभव अवलोकन कर सकता है। यह भला भौतिकवादी क्यों कर मानेंगे? तो भी इतना तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि अवचेतन मन ऐसी सूक्ष्माति सूक्ष्म बातों को पकड़ लेता है जिनकी सचेतन मन को जानकारी हो ही नहीं पाती।
चेतन मन तो मोटी मोटी बातों में ही उलझा रहता है, पर अचेतन मन इसी बीच सामान्य उपेक्षणीय प्रतीत होने वाली किंतु अति महत्वपूर्ण बातें नोट करता है और उनके आधार पर धारणाएं बनाता, निष्कर्ष निकालता रहता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने एक अन्य व्यापारी से बातचीत की। कोई सौदा तय हो गया। रात सपने में पहले व्यापारी ने देखा कि वह दूसरा व्यापारी उसके सीने पर सवार है और गला दबा रहा है। भाव हो सकता है कि ऊपर से सभ्य दिखने वाला दूसरा व्यापारी कोई जालसाज हो। पहले व्यापारी का चेतन मन तो उसकी मीठी बातों में उलझ गया, पर बातचीत के दौरान उसका अचेतन मन दूसरे व्यापारी की उन छोटी छोटी गतिविधियों को अंकित करता रहा, जो उसकी धूर्तता और मिथ्याचार के परिणाम स्वरूप उसके अंगों और चेहरों से हो रही थी। जो मुद्राएं, भंगिमाएं उभर और मिट रही थीं, जैसे पलकों का झपकना, मुंह में दौड़ने वाली भाव तरंगे, माथे पर पड़ने वाले बल आदि। तात्पर्य यह है कि अवचेतन मन लाई डिटेक्टर मशीन का काम कर रहा होता है। उस अवचेतन के वही अंकित प्रभाव तथा उनसे निकाले गए निष्कर्ष रात्रि में प्रतीक रूप में स्वप्न द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव।